हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टू डू 10 तक 360 में स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण जो मॉडल क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और जो हमारे इस चैनल में जो नए हैं और आज पहली बार देख रहे हैं, तो आपको भी ये जो वीडियो है आपको बहुत लाभदायक होगा। तो इसी तरह से आपको बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर देना होगा इस चैनल को, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको सही समय पर मिल सके। तो यह जो क्लास होगी वो कक्षा 8 की होगी। ये जो कुछ टोटल क्वेश्चन होंगे टोटल 50 होगी, और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो 2024 से 25 का, यानी इन साल जो देंगे, मतलब इन साल का ही है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग हर बार, यानी जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये कुछ ही दिन समय हमारे एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी मॉडल क्वेश्चन आज इस वर्ष का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, फिर पिछले वर्ष का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, फिर उससे पिछले वर्ष का जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सबको मैं बनाने का बताऊंगा, ताकि आपका एक तरह से कुछ रिविजन हो सके, और आपका जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न के आने की उम्मीद मैं रखता हूँ, वो वो संभव बना के रखेगा, है ना। तो पहला तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप लोग अभी 8 क्लास में हैं, तो आप 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, तो मैं यह जो वीडियो 10 क्लास डालता रहता हूँ, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन सॉरी कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी संदेश या फिर कोई वीडियो आप तक पहुँच सके, है ना। तो ये है। तो पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है ना। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान जो होता है वो वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, या उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, है ना। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है? तो पहला ऑप्शन बोलियो, रिंग वर्म, हैजा, मलेरिया। तो इसका आंसर होगा मलेरिया, है ना। इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर होगा मादा एनाफ्लिज मच्छर, है ना। और डेंगू, और उसका और एक मच्छर होता है डेंगू, है ना। डेंगू मच्छर काटने से क्या होता है, डेंगू नामक बीमारी होती है। हाँ, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? तो बायोडीजल के निर्माण में उस सूक्ष्मजीव का नाम है शैवाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, उनका नाम है शुतुरमुर्ग कांडा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट आते हैं, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? कोशिका के फिर किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र किसको बोलते हैं? जो हमारे माता पिता से जो हमारे अंदर आता है, फिर हम जब जो होंगे वयस्क, तो उस फिर हमारे बच्चों में जाएगा। तो जो गुणसूत्र, यानी बोलते हैं ना कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं या मम्मी जैसा दिखते हैं, तो उसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो जो एक सिमिलरिटी पैदा करती है एक पेरेंट्स में और जो चिल्ड्रन पर, उसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो होती कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो केंद्रक में होती है, केंद्रक में, है ना। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है तो पौध कोशिका, यानी पौधा कोशिका में पाया जाता है, जो कि एक तरह से क्या होता है, जो उसकी बाहरी लेयर को सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाता है ना। देखिए आपने कितना अच्छा बात बोला कि ऑप्शन में इतना सारा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो प्रयास करूंगा कि जहाँ तक हो सके कि सभी ऑप्शन में को भी हिंट कर दूं कि कौन सा ऑप्शन कौन नहीं होगा, और उसके जो आंसर होंगे उसको भी बता दिया करूंगा, है ना। और ऑप्शन के अलावा और भी क्वेश्चन बनने सकने जितने भी असंभव होंगे उनको भी बता दिया करूंगा। तो नेक्स्ट आते हैं, अ, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव द्रव रूप में होती है? द्रव रूप मतलब वो पानी के रूप में होती है, लिक्विड रूप में होती है। तो ए है जस्ता, तो इसका आंसर रहेगा पारा हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा एक ऐसी वस्तु होती है जो
बोलते हैं ना कि अपने हथेली के तापमान पे भी क्या हो जाती है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। या फिर इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऐसे कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो हो जाता है हमारा पारा, है ना। ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है तो हम लोग क्या बोले, पारा। और पारा जो है जैसे कि थर्मामीटर में भी प्रयोग होता है, इसका पारा का उपयोग होता है ना, जो शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कहते हैं एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे करने के लिए हमें किसका प्रयोग होता है, लेड का प्रयोग करना होता है, लेड का प्रयोग किया जाता है। सोना का हम लोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। तांबा का प्रयोग हम लोग बिजली के तार को बनाने में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो तांबा होता है। इससे अच्छा सोना भी होता है, लेकिन हम लोग अधिकतर तांबा को यूज करते हैं क्योंकि सोना महंगा होता है। इसका टीन जो होता है, आप लोग टीन का डब्बा देखे होंगे जो डालडा वगैरह में पैक होता है, या फिर कोई भी तेल, तो वो टीन जो है खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है ना। ये हो गया। इसका बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के जादूगढ़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड के जादूगढ़ा में क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इसमें से कोयला जो हो जाएगा हमारा झरिया में मिलता है, अब्रक जो है हमारा कोटवा में मिलता है, और अयस्क जो है, जो लोह अयस्क होता है, वो हमारा जमशेदपुर में मिलते हैं, है ना। क्वेश्चन में इतने सा कोयला, क्या बोले, कोयला को हम लोग बोलेंगे झरिया में, अब्रक कोडरमा, अयस्क जमशेदपुर में, यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, जदूगढ़ा में, है ना। अब आते हैं धातुओं का वह गुण जिन्हें जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीट कर, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, है ना। क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता। तो पीट कर जो चादर बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो तन्यता किसको बोलेंगे, तन्यता उनको बोलते हैं जैसे तार खींचा जा सके, कोई भी तार मतलब अ, कोई भी वस्तु मतलब कोई भी लोह लोह तत्व से यानी धातु से तार खींचा जाता है, उसको तन्यता बोलेंगे। कुचालकता मतलब हो गया जिससे विद्युत और उष्मा का एक छोर से दूसरे छोर तक चालन नहीं करता, उसको कुचालकता बोलते हैं। और लचीलापन तो दोनों होता है धातुओं में। लचीलापन बोलते हैं कि मोड़ सकते हैं, वो टूटता नहीं है। जैसे कोई लकड़ी वगैरह मोड़ने का प्रयास करेंगे वो तो टूट जाएगा, लेकिन जो भी धातु होते हैं कितने भी मोड़ेंगे वो टूटता नहीं है, उसमें लचीलापन पाया जाता है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। तो उष्मा की कौन सी कम चालक धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, है ना। पारा क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये विद्युत कह रहे हैं कि ये कमरे के तापमान पर क्या होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए वो सबसे कम चालक धातु में से है ना, उष्मा का सबसे कम चालक धातु को माना जाता है। इसका बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक कैसे कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आसुत का जल। आसुत का जल आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के उपरांत जब हम उसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हैं, तो ढक्कन को जब हटाते हैं ना, तो ढक्कन की तली पर जो पानी बच जाता है उसको हम लोग आसुत जल बोलते हैं। आसुत जल में तो ना अम्ल होता है, क्षारक होता है, ना लवण होता है, किसी प्रकार का कोई मिनरल नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आसुत जल, है ना। बाकी जो हमारा नींबू का रस, उसमें अम्ल पाया जाता है। नल का पानी में अम्ल क्षारक कोई भी हो सकता है, उसमें पाया जाता है। सिरका में भी अम्ल पाया जाता है। यानी जिस वस्तु में अम्ल क्षारक और लवण पाया जाता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और जिसमें अम्ल क्षारक और लवण नहीं पाया जाता है वो हमारा कुचालक होता है, वो द्रव। तो हमारा यहाँ आसुत जल क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु पर इच्छित धातु परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी धातु पर इच्छित धातु, कोई भी, जैसे कि साइकिल पर होता है ना, उसको प्लेटिनियम का प्रेत छाड़ता है ना। सोने के जो भी जो आजकल है आभूषण वगैरह कम सस्ते दाम पे मिलते हैं, तो उस पर विद्युत लेपन किया जाता है ना। क्या कहता है, विद्युत लेपन किया जाता है, जिसके कारण कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। साइकिल की रिंग हो गया, बड़े बड़े वाहनों के जो चमकदार हिस्सा होता है उसमें सब विद्युत लेपन किया जाता है ना।
इसके बाद ये जस्तीकरण हो गया, जस्ता को चढ़ाने की प्रक्रिया होता है जो विद्युत जंग लगाने से किया जाता है। ऑक्सीकरण अलग होता है। विद्युत अपघटन इसको बोलते हैं जो विद्युत के माध्यम से किसी भी पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन को बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे कि बड़े बड़े क्या बोलेंगे, कल कारखानों में बर्तनों को चमकाने के लिए विद्युत अपघटन का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल को मिला के किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। तो आंतरिक जनन इसमें होता है, इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी में होता है ना। मुर्गी में होता है, बाकी सब मछली, मेंढक, स्टारफिश बाह्य जनन होता है, बल्कि मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि को क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुकुलन, है ना। क्या कहते हैं, मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुविभाजन जो होता है ना, प्लाज्मोडियम होता है, क्लैडोमोनास इस तरह से है कुछ, उनमें होता है। और द्विविभाजन तो हम लोग अमीबा जानते हैं, अमीबा में होता है द्विविभाजन, अपने आप को दो भाग बांट देते हैं। और खंडन भी अमीबा अमीबा ही को बोल सकते हैं। पैरामेशियम द्विविभाजन खंडन का उदाहरण होता है। ये सभी प्लाज्मोडियम बहुविभाजन होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव क्या हो जाता है, तो इसका होता है वो घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, वायुमंडल का दबाव घट जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। जैसे कि ये भी सुने होंगे ना कि कोई आदमी जो है पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा है तो उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके सर से वायुमंडल का दबाव हट गया, जिसके कारण खून का जो ब्लड प्रेशर है उसका नाक की ओर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई से बढ़ने के साथ वायुमंडल का दबाव क्या जाता है, घट जाता है, जिसके कारण नाक से खून बहना बढ़ जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वायुमंडल का दबाव बढ़ते जाता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पर वायुमंडल का दबाव सबसे ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे समुद्र तल, समुद्र के सतह पर, है ना। वायुमंडल का दबाव कहाँ सबसे ज्यादा होगा, समुद्र के सतह पर, क्योंकि वही सबसे निचला स्तर होता है जमीन का। और सबसे ऊपर ऊपर पर क्या होता है, माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं, जो सबसे ऊंचा है, 8,848 मीटर की ऊंचा है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, दबाव का मात्रक क्या है। दबाव का मात्रक क्या है, दबाव का मात्रक पास्कल है ना। पास्कल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है ना, वो बल का मात्रक होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल मतलब जो वैसे बल को बोलते हैं जिसमें दो वस्तु जो ना आपस से पूरा क्या होता है, सट जाता है, और सट के जो है ना एक दूसरे से क्या होता है, बल लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपर्कित बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर्षण बल इसको बोलते हैं। गुरुत्व बल जो है ना दूर से ही लगता है, जैसे कोई भी चीज को ऊपर फेंक दिए तो उसको नीचे उतारने के लिए उसको रस्सी से नहीं खींचना पड़ता है, वो अपने आप नीचे गिरता है, यानी दूर से उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसे बल लग रहा है, जिसके कारण नीचे की ओर गिरा, तो वो गुरुत्व बल हो गया। दूर से लग रहा है शरीर का, कौन सा बल बोलेंगे, असंपर्कित बल। उसी प्रकार चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल, एक चुंबक को एक साइड, दूसरे चुंबक को दूसरे साइड रखेंगे और दोनों को रख देंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या लगता है, खींचने लगता है। तो ये घिसने लगता है, तो उसमें भी क्या होता है, दूर से लग रहा है, दोनों एक से सटा नहीं, दूर से ही अपने आप को क्या कर रहा है, खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल जो होते हैं वो स्थिर होता है, जैसे कि जैसे हम अपने बालों को कंघी किए और कंघी करने के बाद हम क्या करें, कोई भी कागज को सटाते हैं तो वो सट जाता है दूर से ही, तो वो भी हमारे स्थिर विद्युत बल का ही उदाहरण है, यानी असंपर्कित बल का उदाहरण है। ए बी सी असंपर्कित बल है, और डी हमारा क्या हो जाएगा, संपर्कित बल। और 17 नंबर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी हो जाएगा आंसर सही, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील का मतलब क्या होता है, वो जलता नहीं है, तो कौन नहीं जलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर, है ना। पत्थर नहीं जलता है, लकड़ी जलेगा, कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, लेकिन पत्थर नहीं जलता। अदहनशील का मतलब वो जलता नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का दहन का पोषक पदार्थ है, मतलब दहन के लिए उनको क्या चाहिए, किसी भी, जैसे जीने के लिए हमें खाने चाहिए, तो हमारे लिए पोषक पदार्थ हो गए भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। उसी प्रकार जलने के लिए क्या चाहिए, तो जलने के लिए क्या चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे कि एक प्रक्रिया हमने किया होगा, शायद आप लोग को याद होगा, कि किसी मोमबत्ती को अगर हम जला के रख दिए और रखने के बाद उसके ऊपर हम गिलास को ढक देते हैं, उसके ऊपर से कांच का गिलास या कोई भी गिलास को, तो कुछ देर के बाद वो मोमबत्ती क्या होता है, बुझ जाता है। कारण
कारण क्योंकि उस गिलास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन था वो जल के क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी गैस कौन सी बची वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ को दहन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो सबसे अधिक गर्म भाग होता है वो होता है सबसे बाहरी भाग, है ना, सबसे बाहरी भाग होता है। तो ये होता है सबसे बाहरी भाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तरह से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसमें से और क्वेश्चन पूछने का तरीका ही होगा कि नीला भाग को कौन सा बोल रहे हैं। नीला भाग यानी ज्वाला का सबसे नीला भाग कहाँ पर होता है, आंतरिक में, बाह्य में या मिडिल में? तो हो सकता है होगा ये बाहरी भाग में। इसका इसमें क्वेश्चन और एक बनेगा कि अ, कोई भी सोना जो सोना वगैरह बनाता है, आभूषण बनाने का काम ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करता है? तो सबसे भारी भाग। या फिर कौन सा कलर होता है उसका? तो नीला भाग का प्रयोग करता है जो सबसे गर्म होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दो गुणसूत्र मिलाकर नर सुख को रूप में विकसित करता है? नर मतलब हो गया लड़का, तो लड़का को निर्धारित कौन करेगा? तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई, है ना। एक्स एक्स हमारा होता है लड़की का होता है, ये एक्स वाई वाई और ये एक्स यानी कि ये सी और ये डी, ये दोनों क्या है, गलत है ना। ये है हमारा मादा का, ये है मादा, ठीक नहीं लिखा रहा है, ये हम लिखते हैं फीमेल है, ये फीमेल का है और ये हमारा है मेल का, इस तरह से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं वो हमारा 1 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में मासिक स्राव की जो सामान्य अवधि होती है वो हमारा कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं। तो समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमारा आभासी होता है, अब सिर्फ आभास दिलाता है कि हम वास्तव मतलब है। जैसे हम समतल दर्पण से हट जाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है, सिर्फ सिर्फ आभास दिलाता है, वास्तव में है नहीं, वो सिर्फ आभास दिलाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें कहते हैं पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, है ना। पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप किसको कहते हैं? बहुमूर्तिदर्शी। इसमें हम लोग 3 दर्पण लेते हैं और दर्पण के बीच में कोई चीज रखते हैं तो उसमें बहुत सारा वस्तु दिखाने लगती है, उसको हम लोग बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं, यानी क्लेडोस्कोप, क्लेडोस्कोप को बोलेंगे। दूरबीन जो दूर की वस्तु को दिखाने के लिए प्रयोग करता है ना। विक्षेपण तो हम लोग जानते हैं, प्रकाश का विक्षेपण जो होता है ना, जैसे कि प्रिज्म में विक्षेपण होता है, प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वो वाला है विक्षेपण, उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें कौन नियंत्रित करता है? उसका नाम है पुतली, है ना। क्या बोलेंगे? पुतली, है ना। इसमें आंख वाला में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आता है कि किसी भी प्रतिबिंब का जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है ना। किसी भी प्रतिबिंब का सॉरी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? वो रेटिना होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, हम उसे बिंदु मार देते हैं, सॉरी छोटा कर देते हैं, हाँ ये वाला भाग, ये अंडरलाइन कर दिया, वो क्या होता है? रेटिना होता है ना। आइरिस हमारे आंखों के कलर को बताता है ना, किसी का ब्लू आइस होती है तो आइरिस के कारण से होता है। कॉर्निया जो है वो, कॉर्निया जो है वो आंख के किनारे किनारे होते हैं। इसका नेक्स्ट आते हैं, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई अ, वाली फसलें कहलाती है, तो उसको कौन सा फसल बोलते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल में उदाहरण जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, है ना, ये सभी क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण। विशेषकर वैसे हम किसान हैं तो हम लोग पता होगा कि कौन कौन सा फसल बरसात में लगाते हैं, कौन सा फसल हम लोग जाड़ा में लगाते हैं। जाड़ा में जो लगाते हैं वो रबी फसल होता है ना।
इसमें दलहन, जो दलहन किसे कहते हैं, जिससे दाल दाल बनता है, मूंग दाल, सरसों दाल, मूंग, ये दाल वगैरह वगैरह। और तिलहन किसको कहते हैं, जो क्या होता है, जिससे तेल निकलता है ना, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, और उसी तरह से क्या बोलेंगे, बादाम हो गया, बादाम का भी तेल निकलता है ना, ये सारे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते जाते हैं इसी तरह से। और आप लोग अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आज हम मोबाइल से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन का रिकॉर्डर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग को पूर्ण रूप से पूर्ण जानकारी दिया जाए, ताकि आपका जो परीक्षा है वो सबसे अच्छा, बेहतर से बेहतर हो सके, है ना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो बनाते हैं वो सभी बच्चों के लिए क्या हो रहा है, लाभदायक सिद्ध हो रहा है, जिसके कारण हम बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण कौन है? स्वपोषी किन्हें कहते हैं? स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपना जो खाना है, यानी अपने जो जीने का जो साधन है, जो अपना खुद से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो खाना बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कौन बनाएगा? अमरूद का पौधा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी जो क्या है, बकरी, गाय, तिलचट्टा, वो सभी क्या है, विषम पोषी के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खलिस्तान की जाती है। तो हार्वेस्टर मशीन से क्या हम लोग फसल की हम लोग कटाई करते हैं। क्या करते हैं? कटाई करते हैं। जुताई हम लोग किससे करते हैं? और सीड ड्रिल से करते हैं, है ना। ड्रिलिंग जो मशीन ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है उससे। भंडारण तो सैलों में किया जाता है, बुआई तो दूसरा विधि होता है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30वां। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? उसका कारण बताना है। इसका बहुत अच्छा कारण, मतलब अच्छा क्या बोलेंगे, हमारे देश के जितना पॉल्यूशन हो गया है, जिस कारण से आजकल की दुनिया में उतना चांद उतना सुंदर नहीं दिखाई देता जैसे पहले दिखता था, है ना। धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो कब कारण है? तो इस 30 नंबर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। धूल धुएं से भरे आसमान से कहीं वो क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, जिस कारण हमें वो दिख नहीं पाते हैं, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था, और आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के पढ़िएगा, है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ, हमें बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। और स्ट्रेस लेकर के पढ़िएगा तो आपको ये जो हम बता रहे हैं वो भी याद नहीं होगा, है ना। तो माइंड को थोड़ा सा क्या करना है, खुला रखना है, और इतना जोर देके नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे दूर का ग्रह कौन है? सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वो है हमारा नेपच्यून, है ना। सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। इसमें हो सकता है, इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। सबसे सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी को कहते हैं। और जिस किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है, वलय मतलब कृष्ण भगवान का चक्री होता है ना, वैसे ही चक्री किस ग्रह के किनारे वलय होते हैं? तो कौन होता है? शनि ग्रह होता है ना। तो इस तरह से पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि पृथ्वी का ग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है ना, इस तरह से। फिर मंगल का उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिवोस है, इसे भी पूछ सकता है ना। तो पूछने का के लिए कुछ पूछ सकता है, तो हम लोग उससे रिलेटेड होके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग वो बताते जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान सुनिएगा। और हम ये वीडियो बना रहे इस तरह से कि आप लोग अगर इसको ना भी देख रहे हो ना, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो बिना देखे भी आप लोग इसको, मतलब इस वीडियो को ना देख करके अगर कुछ आप क्या बोलेंगे, काम करते हुए अगर सुन भी रहे हैं ना, तो आपके लिए भी ये सब लाभदायक होगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। अब आते हैं, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से नापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्षों में हम उसको नापते हैं, है ना। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? उसका आंसर है प्रकाश वर्षों में, है ना। मीटर तो हमारा सबसे छोटी इकाई होती है, नापते रहेंगे तो हमारा कई पीढ़ी गुजर जाएगा। इसका बाद है क्वेश्चन नंबर 33। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? सर्पी घर्षण
जो सांप के जैसे चलता है उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। तो किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो सर्पी घर्षण से भी कम सर्पी घर्षण से जो ज़्यादा होता है वो होता है प्लोटनी घर्षण, है ना। इसका आंसर हो जाएगा प्लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका घर्षण की मात्रा जो होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि कोई बक्सा है, आपको खींच खींच के ले जा रहे हैं घर घर घर, तो हमारा क्या होता है स्थैतिक घर्षण। प्लोटनी घर्षण उसको क्या कर दे रहे हैं, लुढ़क 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 के ले जा रहे हैं, तो हमारा मतलब सर्पी घर्षण से कम होता है वो प्लोटनी घर्षण, आसान होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तरल यानी तरल मतलब जल हवा में गति करने वाली वस्तु की उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जाता है? तो यहाँ बोला है अधिक किया जाता है, कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए समाप्त तो नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में हम कोई भी काम कर ले, कोई भी बड़ा वैज्ञानिक आ जाए, घर्षण को कभी खत्म नहीं कर सकता है ना। भले उसे कम कर सकते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो, कम किया जा सकता है, उसको अधिक अधिक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अधिक करने के लिए क्या करते हैं, घर्षण अधिक कब करते हैं, जब ब्रेक मारना हो, तब हमको गाड़ी को रोकना हो तो ब्रेक मारने के लिए घर्षण को अधिक करना पड़ता है, ताकि साइकिल हो या गाड़ी को क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है ना। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है? तो वो हो जाता है नौकाकार। यानी ये नौकाकार जो घर्षण वस्तु का आकृति जो बना है वो मछली के आकार को देखकर बनाया गया है। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि हवाई जहाज का आकृति कैसे बना, तो पक्षियों की आकृति को देखकर बनाया गया है ना। वैज्ञानिक भी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होकर के कोई वस्तु को आविष्कार करते हैं ताकि वो इस पर्यावरण से अनुकूल बना रहे और किसी प्रकार का जो परेशानी ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? तो वो हो जाता है हमारा नायलॉन, है ना। क्या हो जाता है हमारा, नायलॉन हो जाता है। वो क्वेश्चन 36 नंबर का आंसर हो गया नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा नायलॉन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी नायलॉन का उपयोग जो है ना पैराशूट के रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है, पहाड़ के रस्सी के चढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ये से पूछ सकता है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कौन सी रस्सी का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन रस्सी। पैराशूट पैराशूट को उड़ाने के लिए कौन सा रस्सी का प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन रस्सी, है ना। याद रखेंगे सब चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? दमकल मतलब होता है जो फायर, जो आग बुझाने वाला होता है ना, अग्निशामक केंद्र वाले, वो लोग का कपड़े किस पे होता है जाके, वो कपड़े जो है ना कहीं भी अगर आग में वो आग के बीचों बीच से गुजरते हैं ना तो वो आग में नहीं लगता है, नहीं जलता है। तो उस पर किसकी परत चढ़ी होती है इसके कारण वो नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। मेलामाइन के वो उसमें चढ़ा हुआ रहता है जिसके कारण उसमें वो नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता का किस कारण पर निर्भर करता है? ध्वनि की प्रबलता जो है ना उसमें आयाम पर निर्भर करता है। किस पर? आयाम पर, है ना। जैसे कि ये हो गया, इस तरह से होता है ना, ये इन दोनों के बीच में जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, है ना। जो शीर्षों के बीच की दूरी या गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं, है ना। ये हो गया। इसका आता है नेक्स्ट आते हैं ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए ध्वनि के कंपनों की क्या करना होगा? प्रबलता घटाने, प्रबलता का अर्थ होता है मोटापा, जैसे बेस हो गया, बेस बढ़ा देंगे तो हमारा जो साउंड होगा, बेस बढ़ा देंगे ना तो हमारा जो साउंड होगा वो दूर दूर जाता है, यानी कि आयाम जो होगा उसकी दूरी बढ़ जाती है। लेकिन बेस को जैसे चोंगा का आवाज होता है ना, वो उसकी जो होती है वो उसकी जो होती है ना वो इस तरह से होती है, मतलब इनके बीच के जो गर्त और शीर्ष के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसके अनुसार से अगर देखें तो ध्वनि की प्रबलता प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि को क्या करना चाहिए, उसके आयाम को क्या करना होगा, घटाना होगा,
है ना। सीटी की आवाज की प्रबलता, ध्वनि की आयाम क्या होगा, कम होगी। वही अगर हम बोलेंगे ढोल, जो ढम की आवाज का आता है, उसकी प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रव्य देखते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों लिखा है, इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वाइब्रेशन इज, देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या था, कंपन होता है, वहाँ गलत लिखा हुआ है, कंपनियों नहीं होगा, कंपनों होगा। है ना। तो पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों कंपनों की आवृत्ति होती है। तो कंपनों, पराश्रव्य मतलब एक 3 प्रकार की ध्वनि होती है। एक होता है अवश्रव्य, एक होता है श्रव्य, और तीसरा होता है पराश्रव्य। अवश्रव्य जो ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक के 20 की ध्वनि को हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। और पराश्रव्य ध्वनि जो बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती कितनी होती है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा। है ना, बड़ा आसान था। चलाते हैं। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है, तो याद रखिएगा किसका, कौन सा पैमाना वाला, तो 7 जो ज्यादा होता है ना, वो बहुत ही विनाशकारी होता है, घर तबाह करता है, पूरा बिल्डिंग गिरा देता है ना। जैसे कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। और हमारे देश में तो उधर जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भूस्खलन हो जाते हैं, बहुत लोग के आपदा में ग्रसित हो जाते हैं, डैम टूट जाता है ना। हमारे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वगैरह क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 7 से अधिक वाले जो होंगे वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिससे जान माल की क्षति बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, तो किसने की थी, तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। है ना, इसका आंसर होगा, कौन होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। है ना, सॉरी कट जा रहा है, उसको बढ़िया से करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं, ऊन से रगड़ी गई एबेनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबेनाइट की छड़ क्या होती है, तो ऊन से रगड़ी गई एबेनाइट की छड़ जो है, डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं कि क्या करता है कि ये रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को क्या करता है, आकर्षित करती है ना। तो आकर्षित करने का मतलब क्या हो गया कि उसमें कौन सा आ गया है, उसमें धन आवेश आ गया है ना। धन आवेश आ गया, इसके कारण वो क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है। विश्वतापन मतलब गर्मी की समस्या बढ़ रही है ना। तापमान धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारा जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका और मीथेन, ये दोनों कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल विवर्त प्लेटों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 6, ऑप्शन नंबर ए। कितने हैं, 6 है, विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। है ना, अम्ल वर्षा के कारण, इसके कारण ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। है ना। प्राथमिक प्रदूषक जैसे कि हमने क्या किया कि गाड़ी गाड़ी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो डायरेक्ट निकला, पेट्रोल से जला कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो प्राथमिक प्रदूषण हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड वो भी किसी अन्य सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तो वो भी प्राथमिक हुआ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को जलाएं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। लेकिन सल्फर और नाइट्रिक के अम्ल जो होता है ना, सल्फर और नाइट्रिक जो है वो वायुमंडल में ही क्या जाते हैं, घुले हुए हैं। लेकिन जब उसमें पानी बरसता है तो पानी के साथ जब सल्फर और नाइट्रोजन के साथ क्या होते हैं, घर्षण करते हुए जब गिरते हैं नीचे की ओर, तो किसमें थे, लिक्विड में बदल जाते हैं। तो वो हमारा कितना हो गया, द्वितीयक हो गया। पहले से वो क्या था, सल्फर और नाइट्रोजन गैस रूप में था, और जब नीचे गिरे तो वो अम्ल बन जाते हैं। है ना, यानी एसिड हो जाता है, मतलब जल में हो जाता है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि एसिड वो तभी कहलाता है जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है।
लिक्विड फॉर्म में रहने पर ही वो एसिड कहलाएगा। अगर वो पाउडर में है तो उसका कोई क्या नहीं होता है, वो कोई इसका प्रभाव नहीं आता है। वरना तो पाउडर जो है ना, जैसे कि बोलेंगे ना, ना तो वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर पाता है, ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर पाता है, यानी इसका कोई गुण उसमें प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिर्फ किसमें होगा, हमारा लिक्विड फॉर्म में ही वो काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या है? तो गायब होने का कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, आवासों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण हाथी हमारे यहाँ आ जा रहे हैं, है ना। इसका बाद दूसरा हो गया, पेड़ लगाना तो हो ही ना, हम तो पेड़ लगाते ही नहीं है, और आप लोग भी शायद नहीं लगाते होंगे। लगा कीजिए ताकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो कम हो। जो गर्मी का जो शिकार हो ना, गर्मी के मौसम में एकदम पसीना पसीना हो जाता है पूरा शरीर, लू लग जाता है, तो सारे कम होने लगेंगे पेड़ लगाने से। और साथ ही साथ पेड़ लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, सॉरी स्वच्छ हवा मिलेगी। अगर आप नीम का पेड़ लगाते हैं तो दत्तन मिलेगा, है ना। महाकुंभ में कितना अच्छा लड़का ने बताया, उनका दत्तन का बिजनेस चल गया था। अब आते हैं, और वनों का संरक्षण करना चाहिए, शिकार नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति, तो पहला आवास का विनाश होना और दूसरा होना शिकार करना। तो इसका किसमें है, यानी कि 1 और 4 किसमें है, तो ऑप्शन डी में वो दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम को कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिटुमेन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और हमें लगता है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रखेंगे, कोई परेशानी नहीं रखेंगे, ज़्यादा भारी नहीं लगना चाहिए, एकदम हल्का से लेंगे, एकदम सब हो जाएगा, है ना। तो आपको इस बहुत बहुत धन्यवाद इस यूट्यूब चैनल को अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।